हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। ये क्वेश्चन पेपर्स दिसंबर 2025 के हैं। 116वीं क्लास है ये। इसी क्लास के साथ हमारे 11 पेपर्स हैं दिसंबर 2025 के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। हम ऑलरेडी 10 पेपर्स कवर कर चुके हैं एंड जून 2026 की साइकिल के लिए, यानी ये जो पेपर आप देने जाओगे जून में, उसके लिए हमारे पास इस क्लास की सीरीज में ये क्लास नंबर 116 लास्ट रहेगी। ओके, फिर जब जून वाले पेपर होंगे तो उनको हम दिसंबर के लिए प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। 6 जनवरी 2026 का शिफ्ट 2 का पेपर है। शिफ्ट 2 में जितने भी पेपर हुए होंगे, सब्जेक्ट जो है पेपर 2 वो कुछ भी हो, पेपर 1 यही सेम आपको देखने को मिलेगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो पेन पेपर लेके बैठिए और चेक कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप ठीक कर पा रहे हो, कौन से ठीक नहीं कर पा रहे हो, वो भी आपने देखना है। हमें 40 प्लस क्वेश्चंस बेयर मिनिमम ठीक करने हैं 50 में से। ओके, तो हमारी कोशिश हर एक प्रीवियस ईयर को सोल्व करते हुए 40 प्लस स्कोर करने की होनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है 40 प्लस तो क्यों नहीं हो रहा है, कौन से किस तरीके के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, वो अपना पैटर्न एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले 5 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं। ओके, टेबल ने एयर रेफ्रिजरेशन डिवाइसेस, एसी, कूलर, फैन, ये चीजें दिखाई हैं। 6 अलग अलग स्टोर हैं। रेशियो एंड पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ दीज डिवाइसेस वो यहाँ दे रखा है। बेस्ड ऑन द डाटा आंसर हमें करना है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फैंस सोल्ड बाय ऑल द स्टोर्स टुगेदर वॉज, दैट मीन्स ये है फैन। ठीक है, ये तो सेलिंग प्राइस है। हमें तो टोटल नंबर ऑफ फैन निकालने हैं, यहां से पता चलेंगे फैन तो, राइट। हमें प्राइस थोड़ी निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। मान लो ये 1250 टोटल डिवाइसेस हैं, इनमें इस रेशियो में बिकी हैं सारी डिवाइसेस। दैट मीन्स 4x प्लस 5x प्लस 1x इज इक्वल टू 1250। ठीक है, तो 4 और 1 5, 9 और 1 10, यानी x इज इक्वल टू 125, 0 डिवाइडेड बाई 10, 125। तो x की वैल्यू 125 आ गई। दैट मीन्स यहाँ पे 125 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने फैंस हैं, 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतने कूलर हैं, और 125 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने एसी हैं। ऐसे ही ये जो फैन हमने यहाँ के लिए 125 निकाला है, आपने बी सी डी ई एफ के लिए कैलकुलेट करना है। मैं बी के लिए और कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, फिर बाकी आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। 3x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 450। सो 5 और 3 8 और 2 10, x इज इक्वल टू 45। ठीक है, ये भी देख लो, 6 और 6 12, 12 और 13, 13 और 4 17। नहीं, ये वाला नहीं जाएगा। मुझे लगा सारों में ही ये जो है जोड़ 10 आ रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 125 हो गए, यहाँ 45 हो गए। ऐसे ही ये वाले फैंस आप निकालिए, ऐसे ही जैसे मैंने फर्स्ट 2 निकाले, और उनको जोड़ दीजिए। टोटल नंबर ही हमसे पूछा है, हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके ये आंसर्स निकाल के देखो। आंसर आपका आ जाएगा जी 1650, फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो सारे नंबर्स अब आपने बाकी स्टोर्स के लिए निकालने हैं। What was the total revenue earned by store C? ये है स्टोर C। ये यहाँ पे जो है रेशियो है डिवाइसेस का, ये तो पर यूनिट का प्राइस दे रखा है ना। अब कितनी यूनिट है वो तो यहाँ से पता चलेंगी ना। तो सेम वही चीज जो आपने पिछले क्वेश्चन में यहाँ से जो यूनिट्स कैलकुलेट की हैं कि भाई इतने एसी हैं, इतने कूलर हैं, इतने फैन हैं, यही तो करना था ना। 6x प्लस 4x प्लस 7x इज इक्वल टू 850। तो यहाँ से हमें पता चल रहा था कितने एसी, कितने कूलर, कितने फैन हैं। तो जितने एसी हैं उनको 16,000 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने कूलर हैं उनको 5,000 से कर दो, और जितने फैन हैं उनको 850 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इनको जोड़ दो। वो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। सो क्वेश्चन लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ईजी है, दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। तो एक बार कैलकुलेट करके देखो कितने लाख आपका आंसर आएगा, वो बताइएगा। ये पर यूनिट में 14,000, 4,000, इस तरीके से हजारों में है प्राइसेस, क्योंकि कई बार ये होता है यहाँ पे भी लिखा मिल जाता है कि भाई ये लाख में है। सो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये हजारों में जो भी दे रखे हैं उतने के ये बिके हैं। ओके, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके इसको रिकन्फर्म करो। ओके, द इनकम अर्न्ड बाय स्टोर एफ सेलिंग एसीज, यहाँ से एसी जितने एसी बेचे हैं उसने, उस हिसाब से इज अप्रोक्सीमेटली इतने % ऑफ इनकम अर्न्ड बाय स्टोर ई फ्रॉम सेलिंग एसी।
सी। सो हर जगह पे आपको, वैसे तो पहले ही क्वेश्चन में हमने निकाल लिया कि कितने फैंस थे, तो वहां एक्स की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, तो एसी, कूलर, फैन तीनों ही चीज निकाल लो, आपके क्वेश्चंस और इजी हो जाएंगे। ओके तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा ना कि कितने एसी यहाँ हैं और कितने एसी यहाँ बिके हैं। ओके तभी तो आप परसेंटेज निकाल पाओगे एग्जैक्टली। सो ये 18,000 से मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू निकालो, यहाँ पे भी टोटल रेवेन्यू, तो जो भी यहाँ पे बिक्री हुई है उसका डिफरेंस देखो। हमसे पूछा है कि अच्छा ओके नहीं हमसे डिफरेंस नहीं पूछा, फ्रॉम सेलिंग एसीज इज अप्रोक्सीमेटली इतने % ऑफ इनकम अर्नड, तो यानी ई वाला, हम मान लो ये जो ई वाले ने बेचे हैं ना उसका कितना प्रतिशत है, यानी मान लो यहाँ पे वैल्यू आ गई x, इतने बेचे हैं, यहाँ पे वैल्यू आ गई इतने जो है यहाँ पे उन्होंने बेचे हैं और उतने पैसे कमाए हैं y। ठीक है सो x इज इक्वल टू x% ऑफ y, तो ये x% हमें कैलकुलेट करना है। ओके चलिए आंसर आपका फर्स्ट आएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा, बहुत इजी है। ओके इस तरीके के परसेंटेज के हम बहुत क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। What was the ratio between the income earned by store B and store E from the sale of fan? अब ये लो स्टोर B में जो फैन बिके हैं, स्टोर E में जो फैन बिके हैं, उनका आपने रेशियो बताना है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे था, हमने क्या कैलकुलेट किया था, 4 और 3 7 और 2 9, अरे 9 था, ये ऊपर कुछ गलत था क्या, मैंने कुछ गड़बड़ किया था? ओके नहीं भाई 9 था ये, मैंने यहाँ 10 कैलकुलेट कर दिया था आई थिंक। 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो ये 9x इज इक्वल टू 45 ये, और x इज इक्वल टू डिवाइड बाई 9, और 9 5 45 0, 50 आते फैन यहाँ पे, सॉरी 50 तो x की वैल्यू, 5 चौके 20, 200 फैन आते हैं यहाँ। ओके आई होप आप ये करेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पे आई थिंक टोटल 10 कर दिया था, 10x करके, तो वो 10 नहीं था। ओके दैट्स इट। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट करने हैं, तो ये कैलकुलेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमने कर ही लिया, आप 200 फैन है राइट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 200 फैन के हिसाब से 8, हर एक फैन 800 का बिका, 8 दूनी 16, 4 0 आगे आ जाएंगे, यानी 1,60,000। ठीक है ऐसे ही ई वाले का हो जाएगा, ई वाले के फैन कैलकुलेट कर लो, 5 और 4 9 और 1 10, 1 0, यानी 100, x की वैल्यू आ गई 100, तो यहाँ पे 400 फैन है, हर एक फैन 950 का है। तो आप 95 चौके करके देख लो, 5 चौके 20, 2 4 नीम 36, 37 38 और 2 3 0 आगे, यानी ये 3,80,000 हो गए। तो अब 3,80,000 और इसका हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। 3,80,000, 4 0 चारों कट जाएंगी, यानी ये 8 4 एकम 4 नहीं, 4 से तो नहीं हो रहा, ये हम 2 से कर लेते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 निम 18, देन 8 19। ठीक है ये रहा थर्ड ऑप्शन। ठीक है तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट करनी है, चीजें इजी हैं, डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन बिल्कुल भी। द इनकम अर्न्ड बाय स्टोर डी फ्रॉम द सेल ऑफ कूलर्स वॉज, तो डी में जो कूलर बिके हैं, ये है डी, ये है कूलर, ठीक है, इतने % मोर देन द इनकम अर्न्ड बाय स्टोर एफ। एफ में जो फैन बेच के पैसे आए हैं वो, और यहाँ पे जो कूलर बेच के पैसे आए हैं, उनका डिफरेंस निकालिए, तब जाके मोर देन आप निकाल पाएंगे। ठीक है सो मोर देन कितना ज्यादा है, ओके मोर देन द एफ वाले से, यानी डी वाला ज्यादा है, तो जो भी डिफरेंस आएगा डिवाइड में जो एफ वाली वैल्यू थी, क्योंकि एफ से ज्यादा है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है सो ये आप कैलकुलेट करके देखिए, मोर देन लेस देन मैंने सारा सिखा रखा है आपको पिछली क्लासेस में, पहला आपका आंसर रहे। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द करेक्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स की बात हो रही है। ओके न्यूज़पेपर और टेलीविजन ये कम्युनिकेशन मीडिया है जी, जर्नलिस्ट, एडवर्टाइजर, न्यूज़ रीडर्स ये प्रोफेशनल्स हैं, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, प्रोसेशन नहीं, मेल एंड फोन नंबर, फोन्स या ईमेल, ये भी कम्युनिकेशन के साधन हैं बट प्रोफेशनल्स नहीं है। सो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। और ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं। ओके तो आपको प्रैक्टिस करनी है बस। अ स्टूडेंट ट्रेवल्ड फ्रॉम हिज होम टू हिज कॉलेज एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी मान लो ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है। ओके
सो यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम रहेगा दोनों साइड आने जाने का, ठीक है, डिस्टेंस सेम रहेगा लेकिन स्पीड अलग अलग हो गई। द स्टूडेंट्स टोटल ट्रेवल टाइम वॉज, टोटल टाइम हमें दे दिया है, टोटल डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, हमारे पास स्पीड अलग अलग दे रखी है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, सिंपल। सो मैं एक बार टाइम कैलकुलेट कर लूँ, 5 आवर प्लस 48 मिनट है, तो मिनट को मैं अगर आर में करूँगी तो डिवाइड बाय 60, 6 आठे 48, 0.8, ठीक है, यानी कि 8, ये है ना 0.8, सो 5.8 आवर्स, ठीक है, ये उसको टाइम लगा है 5.8, सो ये आपका टाइम है 5.8। डिस्टेंस है आपका कितना, डिस्टेंस है डी मान लिया मैंने, ओके। अब स्पीड क्या है आपकी 25 किलोमीटर पर आवर प्लस 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। और टाइम मेरे पास ये है, तो मैं क्या करूं, डिस्टेंस डिवाइड बाय आपका स्पीड, राइट, डिस्टेंस डिवाइड बाय अगर स्पीड करूंगी तो टाइम आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 5.8। क्या ये इक्वेशन समझ आई? मैंने दोनों का स्पीड जो है, स्पीड यही तो है ना 25 किलोमीटर पर आवर, सो किलोमीटर तो हमें पता नहीं है अभी, तो d/25 और d/4 इनको जोड़ के टोटल टाइम 5.8 आवर्स लग रहा है, राइट। सो वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। अब नीचे अगर मैं कॉम्बो करूँ तो 100 आ जाएगा, सो ये 4d प्लस ये 25d, ठीक है, और ये आपका 5.8, सो 25 और 4 29d, यानी d इज इक्वल टू 5.8 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 29, ओके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करें अगर हम 9 दूनी 18, 29 दूनी, ठीक है, ये 10 लगा लो यहाँ पे आप 1 0 से, क्योंकि ये डेसिमल हट जाएगा ना, सो 20 आ गया जी, सीधा सीधा 20 किलोमीटर, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। लर्निंग इज एन एक्टिविटी ऑफ पासिंग टाइम, टाइम पास करने का साधन है, ओके। लर्निंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड एसोसिएटिंग इट विद अ स्टिमुलस। लर्निंग इज प्री गिवन इनसाइट। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियरल अडेप्टेशन, और लर्निंग इज बाय प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, ओके। हेरिडिटी और जेनेटिक्स का बाय प्रोडक्ट तो हम डेवलपमेंट को मानते हैं, लर्निंग को तो नहीं मानते हैं टेक्निकली। पासिंग, टाइम पास करने का साधन भी यूजुअली नहीं मानते हैं, प्री गिवन साइट भी नहीं है। बी और डी ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि अडेप्टेशन होती है इसके अंदर, बिहेवियरल अडेप्टेशन, क्योंकि लर्निंग एक वो चेंज है जो आप एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों में सीखते हो, ओके। सो बी और डी है क्या आंसर, बी और डी, ओके। ना टाइम पास का साधन है, ना प्री गिवन इनसाइट है। लर्निंग के दौरान इनसाइट हो सकती है बट प्री गिवन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट? सो लॉजिकल इक्विवेलेंट के लिए आपको कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन, ये तीनों आने चाहिए, कई बार करवा चुकी हूँ, मैराथन में भी करवा रखा है। सो ऑल नॉन फ्लावर्स आर नॉन ट्यूलिप्स, नो ट्यूलिप इज अ नॉन फ्लावर, ऑल नॉन ट्यूलिप आर नॉन फ्लावर, ऑल ट्यूलिप्स आर फ्लावर। सो ओल्ड का आपने नो कर दिया, ठीक है, फ्लावर के आगे नॉन लगा दिया, तो ये तो एक दूसरे का, ये इसका ऑब्वर्जन हो गया, ओके। ऑब्वर्जन में आप क्या करते हो, कोई भी स्टेटमेंट है उसकी अपोजिट, सम है तो सम नोट, ऑल है तो नो, नो है तो ऑल, वो करके और बाकी चीज़ें सेम रख के बस प्रेडिकेट के आगे नॉन लगा देते हो। सो बी और डी तो हैं, अगर बी और डी हैं तो ऑप्शन आपका एक ही बचता है, ओके। सो ऑल नॉन फ्लावर्स आर नॉन ट्यूलिप्स, और आपका बी और डी। अब आप मुझे ये बताना, ये तो मैंने बता दिया कि ये इसका कॉन्ट्रापोजिशन है, ये क्या है, सॉरी ये तो ऑब्वर्जन था, ये ऑब्वर्जन है, सो ये आपका कॉन्ट्रापोजिशन ही बचता है, क्योंकि कन्वर्जन तो ये है नहीं, ओके। सो ये आपका कॉन्ट्रापोजिशन हो गया। A man buys a shirt and pair of pants for 756 rupees if the price of pant is 16% more than the price of shirt. तो शर्ट का प्राइस निकालना है, तो अगर मान लो मैं शर्ट का प्राइस मान लूँ x, तो पैंट का कितना हो गया 16% ऑफ x, 16% मोर देन, ऑफ भी नहीं है तो इसका 16% तो 0.16x हो गया, मोर देन मतलब प्लस x, तो ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी पैंट के प्राइस की। तो टोटल अगर मैं जोड़ूं तो x 0.16x इज इक्वल टू 756, तो अगर इसको मैं जोड़ूं तो क्या आएगा 1 2 और ये 0.16 यानी 2.16x इज इक्वल टू 756, x इज इक्वल टू 756 डिवाइड बाय
216 कर लो, इंटू में 100 कर लो। ओके, सो इसकी देख लो क्या निकलेगा। सीधा डिवाइड करके देखिए क्या। अगर मैं सीधा डिवाइड करती हूँ तो कितना आएगा, 216। देखो हमारे पास आंसर्स में 3, 2, 4, 3 तक ही हैं, तो मैं एक बार 3 पे या 4 पे ले जाके देखती हूँ। 4 वाला तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 200 का 4 से करोगे तो 800 से ऊपर जाता है, तो 216 है। सो 216 तीय, तो 6 तीय 18, 1 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, तो ये जाएगा जी 3 पे 648। ओके, यहाँ पे 6 था, 6 में से 8, 16 में से 8 गए 6, यहाँ पे 4 0 और ये यहाँ पे 1 है ना, और ये 0 हमने ऊपर से उतार ली, हम ये यहाँ पे डेसिबल लगा देते हैं। अब देखो 3, अगर यहाँ पे 3 ऑप्शन में आ रहा है तो या तो 5 पे जाता नजर आ रहा है या 7 पे, तो मैं 5 पे करके देखूं। 5 6 30, क्योंकि 7 5 तो 35 होएगा ना, मुझे तो 0 चाहिए लास्ट में। सो 5 6 30, 3 5 एम 5 6 7 8, 3 ना, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दूनी 10, अरे 8 हो रहा है, 8 तो आएगा, 16 में से 8 गए 8, 6 नहीं, ठीक है। सो बस चला गया है 5 पे 3.5 पूरा पूरा। सो ये क्या रहा आपका 3.5 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 350 रुपीज़ शर्ट का प्राइस है, 350। आंसर आपका हो गया 4th। ओके, सो इजी आते हैं क्वेश्चन, दिक्कत वाली बात नहीं है, बट प्रैक्टिस, मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको यही बोल रही हूँ, प्रैक्टिस डज मैटर। One of the objective of the Indian government's Digital India program is to provide free Wi-Fi access to every citizen. डिजिटल इंडिया का ये तो कोई ऐसा तो कोई वो नहीं था कि सबको फ्री वाईफाई हर जगह हर उसमें मिल जाए। आईसीटी इज अ पावरफुल एनेबलर ऑफ अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। हाँ ये ठीक है कि आईसीटी जो है वो मतलब आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी चाह रही हो तो। सो रीजन ठीक है जी, आपका पहले वाला गलत हो गया, यानी कि आपका 4th ऑप्शन आ गया, ठीक है। ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। We encounter dogs frequently on the streets. Siberian Huskies are dogs, therefore Siberian Huskies are dogs frequently on the street. तो ये आपने बहुत रैंडमली जनरलाइज किया है, ये इनवैलिड स्टेटमेंट है बिकॉज इट फॉल्स इनटू द फॉलोइंग लॉजिकल फैलेसी। सो आपने कौन सी फैलेसी यहाँ पे अपनाई है वो देखिए एक बार। रेकलेस जनरलाइजेशन, स्लिपरी स्लोप तो नहीं है, उसमें तो आप बहुत कॉन्टिन्यूटी में बहुत सारी स्टेटमेंट्स देते हो। डिवीजन या सेग्रीगेशन, ये आपने क्या किया था, कंप्लीट स्टेटमेंट बोली थी उसको फिर आपने डिवाइड कर दिया, छोटे पोर्शन में आप चले गए, ऐसा कुछ है या कॉम्बिनेशन है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3rd, डिवीजन या सेग्रीगेट कर दिए चीज कि जो हम एनकाउंटर करते हैं डॉग से वो चीज को अब आपने सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर ही बेस कर दिया। सो ये आपने जनरलाइज नहीं किया है, आपने डिवीजन या सेग्रीगेशन किया है इस चीज का। H index is used to measure a researcher's productivity. If Dr. Amar has published 5 articles, उनका जो citation है वो 21, 12, 4, 2 और 1 citation है। What is Dr. Amar's H index? तो देखो 4 हो सकता है क्या, यानी 4 H index का मतलब है कि 4 पब्लिकेशन जो है वो 4 से ज़्यादा बार साइटेड है, बट नहीं, यहाँ पे 3 पब्लिकेशन ही 4 से ज़्यादा बार साइटेड है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। तो 3 हो सकता है क्या, 3 पब्लिकेशन है जो 3 से ज्यादा बार साइटेड है, यस 3 पब्लिकेशन तो हैं जो 3 से ज्यादा बार साइटेड है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं, तो आंसर आपका 2nd हो जाएगा जी। ओके, सो एच इंडेक्स इज कितनी पब्लिकेशन है जो, यानी n नंबर ऑफ पब्लिकेशन और n नंबर से ज्यादा साइटेशन है उनकी, तो ये n नंबर सेम होना चाहिए। The National Nutrition Program to support primary education is also known as Midday Meal Scheme has been renamed as, so Midday Meal Scheme को रीनेम, ओके, ये प्रोग्राम जो मिड डे मील के नाम से भी जाना जाता है इसको हमने रीनेम करके क्या किया है, पीएम फूड फॉर एवरीवन, पीएम एनर्जी टू एजुकेशन, पीएम फुल फेड एजुकेशन और पीएम न्यूट्रिशन पावर बिल्डिंग। सो हम पोषण पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो न्यूट्रिशन पावर बिल्डिंग, पीएम पोषण शक्ति निर्माण। Cookies codification, firewall or spam, the process in which data appears meaningless without the appropriate unlocking key. तो अगर आपने उसको कोडिफाई कर रखा है तो वो क्या लगेगा, मीनिंगलेस लगेगा, तो पहले उसको डिकोड करना पड़ेगा, राइट। सो ये कोडिफिकेशन है, इससे हो रहा है सॉल्व, इससे एक ऑप्शन हमारा कट आउट हुआ है। Small files stored on a user's computer that are used to learn the user's preference.
सो ये वो कुकीज वाली फाइल्स हैं जो कि हर बार जब आप विजिट करते हो तो आपकी प्रेफरेंसेस को शो करते हैं, तो ये स्मॉल स्मॉल फाइल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर सोल्व हो गया है। अनसॉलिसिटेटेड ईमेल्स जो हैं जो ओवर द इंटरनेट भेजे जा रहे हैं टू रेसिपिएंट्स ऑन अ मेलिंग लिस्ट दैट क्लॉग्स देयर इनबॉक्सेस, तो ये आपका स्पैम हो गया। द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट सिट्स बिटवीन अ यूजर्स कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल नेटवर्क एंड फिल्टर्स डाटा फ्लोइंग इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज फायरवॉल। सो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ओके, फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग ठीक कीजिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, न्यूमेरिकली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन, mode and coefficient of variation. For each frequency distribution, calculate the coefficient, double F आएगा, coefficient of skewness and arrange them in descending order. So coefficient of skewness निकालना है, अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो ही आप कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, सो आंसर तो आपका ये रहेगा, ये फॉर्मूला है जी। ओके, यानी coefficient of variation is equal to standard deviation डिवाइड बाय आपका मीन और मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखा है, ठीक है, मीन हमें दे रखा है, हमें मोड भी दे रखा है। सो हमारा सबसे पहले हमने क्या किया है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और मीन दे रखा है। सो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, फिर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आएगा क्योंकि मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, मीन माइनस मोड, क्योंकि हमें मीन मोड ऑलरेडी दे रखे हैं, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालना था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। सो ये दो फॉर्मूलाज अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए, हो सकता है दोबारा कभी पूछ लिए जाएं। ओके, स्टार्ट रेडियो सर्विसेज हैं, कौन से ईयर में स्टार्ट हुई हैं? स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट एमेच्योर रेडियो क्लब इन कैलकाटा, ISBS वाज चेंज्ड टू AIR, ये तो 36 के अराउंड हुआ था आई थिंक। FM ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन मद्रास, विविध भारती वाज स्टार्टेड। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो शायद ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ऑल्दो ऐसी चीजें पहले भी पूछी गई हैं। ओके, सो FM ब्रॉडकास्टिंग जो है वो कब शुरू हुई मद्रास में, कब जो है, सो पहला एमेच्योर रेडियो क्लब कलकत्ता में शुरू किया गया। आंसर आपका सेकंड रहेगा, कलकत्ता वाला 1923 में सबसे पहले यही शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका बी का फर्स्ट 1936 के अराउंड, जो मैंने आपको बोला था कि 35-36 के अराउंड AIR में चेंज किया था, ठीक है। देन मद्रास में FM 77 में हुआ और आपका विविध भारती जो है वो 57 में शुरू हुआ। यानी ये यहाँ से समझ आना चाहिए कि फर्स्ट एमेच्योर रेडियो क्लब कैलकाटा में पहले शुरू हुआ, फिर हमने जो है वो AIR में इसको चेंज किया, देन FM ब्रॉडकास्टिंग तो बाद में आई, उससे पहले विविध भारती आ गया। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च फिलिंग आउट multiple data collection forms by a single person without actual data collection or proper input would fall into which of the following categories? So मतलब डाटा तो है ही नहीं ना, आप बना रहे हो उस चीज को। सो आप फॉल्सिफाई तो तब करते जब आप थोड़ा बहुत गलत डाटा दे देते, यहाँ तो सारा ही डाटा आपने बुना है बैठ के, सो दैट इज फैब्रिकेशन। ओके, आपने बैठ के सारा डाटा खुद बनाया है, खुद बुना है। Okay, if LM represents a number L in base M number system, then identify the correct descending order of the following A to D when converted to decimal number system. So यहाँ पे नंबर सिस्टम दे रखे हैं, आपको बता रखा है कैसे इनको आप सोल्व करोगे, 1000 बार बता रखा है, तो अब तक तो मुझे उम्मीद है आ गया होगा, ठीक है। तो आप इनको डेसिमल में चेंज कीजिए, 2, 4, 8 और 16। तो ये आप किस तरीके से करते हो, आप मान लो 2 है, सो 2 की 0, 2 की 1, ये पावर्स आप करते हो, फिर यहाँ पे इनकी नंबरिंग लिखते हो, जो जो बनेगा 2 की पावर 0 1, 2 2 1, 2 दूनी 4, इस तरीके से। फिर यहाँ ये वैल्यूज लिखोगे जो डेसिमल से पहले वाली हैं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ोगे और उसके बाद आप फाइनल आंसर तक पहुँचोगे। सो ऐसे ही आपने बाकी सारे बेसिस में करना है, मैंने कई बार करवा रखा है। मेक श्योर आप इसको सोल्व करके देखें और आपको ये सोल्व करना आता हो। ओके, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। On the internet, a host is identified by its IP address. In IPv4, each IP address contains P bits to identify the host. In newer version called IPv6, its IP address contains Q bits, so P और Q। सो आपने IPv4 और 6 में जो बिट्स में आता है नंबर, वो आपने बताना है कि IP एड्रेस V4 में कितना होता है और V6 में कितना होता है। ये मैंने करवा रखा है मैराथन में। आंसर आपका सेकंड रहेगा। IPv4 में जो है आपका 32 और IPv6 में आपके 128 बिट्स का एड्रेस होता है।
ओके ओके ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होना चाहिए आपके लिए, कई बार आ रखा है ये क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट और एयर प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट, पॉपुलेशन में। ओके सो ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो सबसे लेटेस्ट है जी, ये 3 आएगा, ठीक है। अगर इससे भी सोल्व हो रहा हो तो शायद हो जाए आपका, नहीं इससे नहीं हो रहा है सोल्व, ठीक है। सो ये गलत हो गया बस। ओके यहाँ से ये सोल्व हो रहा है कि लास्ट वाले का 1 आएगा, यानी कि ये फॉरेस्ट एक्ट 1980 में आया। देन अब एयर और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका आया 1972 में और एयर वाला आया आपका 1981 में। तो यानी सेकेंड और फोर्थ ये रहा, सेकेंड 3, 1 एंड 4 आपका आंसर हो जाएगा जी। 2 3, मैं क्या बोल रही, 3 बोला था मैंने, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है ना, हाँ फोर्थ रहेगा, फोर्थ। Okay, data is information collected based on some well-defined indicators or variables. It can be collected directly from sources or collected from pre-existing sources. हाँ तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, पहले से जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज है वहां से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डाटा इज ऑलवेज कलेक्टेड टू ऑब्टेन अ रिसर्च डिग्री सच एज एमफिल और पीएचडी। कई बार आप रिसर्च डिग्री कर चुके होते हो उसके बाद भी तो डाटा कलेक्ट करते हो, सो इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज। आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हो तब भी आप डाटा कलेक्ट करते हो, तो डाटा कलेक्शन तो चलता रहेगा, जरूरी नहीं है पीएचडी और एमफिल में तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी तो कर सकते हैं ना। ओके तो फर्स्ट वाला ठीक है जी, दूसरा गलत है। ओके अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर अ कन्वेंशनल लेसन प्लान टू बी ऑफर्ड। कंटेंट की डिलीवरी, देन पहले तो डिलीवरी से पहले तो सेलेक्ट करोगे ना कंटेंट को, ठीक है, पहले कंटेंट सिलेक्शन फिर डिलीवरी, उससे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पे ही तो आप जो है लर्निंग आउटकम्स क्या निकलेंगे वो तो कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद पता चलेगा ना। क्या ऑप्शन है हमारे पास, हमारे पास BE A B है और या तो D है या A है। सो कंटेंट की डिलीवरी तो होएगी नहीं, सबसे पहले तो गलती है। ओके इवैल्यूएशन भी नहीं होएगा, तो ऑब्वियसली यही बचा कि मैं पहले लर्निंग आउटकम्स को फॉर्मुलेट करूं, फिर मैं सिलेक्ट करूं कंटेंट को, फिर मैं उसको डिलीवर करूं, फिर असेसमेंट हो, फिर इवैल्यूएशन हो। तो आंसर आपका फर्स्ट हो गया। शिला, भत्रिका, विजयनका, प्रभुदेवी, क्वीन न्यानिका, देन प्रभावती गुप्ता और संघमित्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लर्नड बुद्धिस्ट वुमेन स्कॉलर। संघमित्रा तो आई थिंक ये यशोका की डॉटर रही हैं, ठीक है, सो उनका वो थी बुद्धिस्ट, उन प्रोमिनेंट थी उसमें, सो ये ठीक है जी। लॉर्ड बुद्धा अलाउड वुमेन विद इनटू संघा एट अ रिक्वेस्ट ऑफ किंग अशोका एंड यशोधरा। सो किंग अशोक, देखो अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता हो फर्स्ट वाली कि सही है या गलत, क्योंकि यहाँ पे बोथ ट्रू बोथ फॉल्स का तो आंसर ही नहीं है। ओके दो में से अगर एक्सप्लेनेशन को भी अगर हम निकाल दें तो एक सही और एक गलत तो होएगा। ओके सो ये दूसरे वाला तो ऑटोमेटिकली गलत है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि लॉर्ड बुद्धा ने अपनी मदर जो है, गौतमी नाम था उनका, उनकी वजह से, उनके कहने पे वुमेन को अलाउ किया था संघ में, अदरवाइज अशोका या यशोधरा के कहने पे नहीं किया था। ओके तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है जी, पहले वाली सही है, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके As per classical Indian school of logic, the argument all knowable objects are nameable, the pot is knowable object, therefore the pot is nameable, ये एक invalid argument है, बट केवल्य अन्वयी में आता है ना ये तो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है, इनवैलिड नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है आपकी। द अबव आर्ग्यूमेंट मिडल टर्म एंड मेजर टर्म agree only in presence, there is no negative instance of their agreement in absence। ठीक है, केवल्य नहीं का एग्जाम्पल है ये। दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, पहले वाली गलत है जी। ओके टीचर्स मेक ऑल द डिसीजंस, टीचर जो है कमांड में बनाएंगे ना ऑल द डिसीजन। स्टूडेंट परफॉर्म इन पेयर, सो म्यूचुअल वाली चीज, वन परफॉर्म्स वाइल अदर प्रोवाइड्स फीडबैक। स्टूडेंट परफॉर्म्स टास्क सेट बाय द टीचर, सो ये प्रैक्टिस हो रही है, और स्टूडेंट खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो ये सेल्फ लर्निंग हो रही है। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके ब्लैक कलर पेन इज कोडेड एज 359। व्हाइट कलर फ्लावर, यानी कलर दोनों में कॉमन है, तो दोनों में एक कौन सा कॉमन है, 5 कॉमन है, सो कलर का कोड हो गया 5। ठीक है रेड कलर पेन, ओके तो देखो पेन पेन कॉमन हो गया, 5 हम ऑलरेडी डिकोड कर चुके हैं, तो बचा क्या 3, यानी ब्लैक कलर पेन, पेन का हो गया आपका 3।
ठीक है। सो अब देखो कलर और पेन का आ गया मेरे पास 3 और 5, तो यानी रेड का क्या हो गया जी, कोड 4 हो गया, और ब्लैक कलर का कोड क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 और 4 आंसर नंबर थर्ड। ओके, तो आपने चेक करने हैं, ये आपने ये नहीं मान लेना ब्लैक कलर पेन लिखा हुआ है तो 3 ब्लैक का मतलब 3 है, कलर का मतलब 5 है और पेन का मतलब 6। कॉन्टिन्यूटी में नहीं होते हैं ये, हर बार नहीं होते हैं, कभी कभार दे भी देते हैं, बट आप कॉन्टिन्यूटी के तरीके से सोल्व नहीं करेंगे इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर यूज टू कैलकुलेट एयर क्वालिटी इंडेक्स इन अर्बन एरियाज? कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आर्गन। तो कौन कौन सी यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स में यूज होती है, ये मैंने आपको मैराथन में भी बता रखा है, वीआईपी टॉपिक्स में भी बता रखा है। तो आपका कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो CO2 को या फिर आर्गन को हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। Chronologically arrange the educational television based events, programs, experiments according to their ईयर ऑफ कमेंसमेंट। अकॉर्डिंग की स्पेलिंग टिक कीजिएगा। कमेंसमेंट ऑफ टेलीकास्ट, देखो साइट का है इग्नू, इग्नू तो 1985 में ओपन हुई है, ठीक है। कमेंस में साइट इससे पहले आ गया था, फोर्स श्योर इससे पहले था, ठीक है, तो CD तो रहेगा। देन है कमेंसमेंट ऑफ टेलीकास्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स नोन एज कंट्री वाइड क्लासरूम ऑफ UGC, और इग्नू के प्रोग्राम्स दूरदर्शन के ऊपर। C और D, देखो C और D के हिसाब से देखो तो C और D के हिसाब से सीक्वेंस में यही एक गलत है, DC दे रखा है इन्होंने, बाकी चीजें तो ठीक लग रही हैं। ओके ओके, तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा जी। सबसे पहले C यानी आपका साइट, ठीक है, उसके बाद आपका A यानी ये UGC के द्वारा जो है ये टेलीकास्ट हुए प्रोग्राम्स, फिर जो है आपका इग्नू आया, और उसके बाद आपके दूरदर्शन के प्रोग्राम्स चालू होते हैं। ओके, ये सीक्वेंस रहेगी। साइट पोस्ट साइट ये तो 1970s में देखा हमने। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 65, 61, 21, 87, 729, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ओके, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का क्यूब, 27 तिया 81, नहीं 27 तिया थोड़ा ना होता है, 3 का 4, 27 तिया 7 तिया 21, 2 3 4 1 7 और 1, हाँ 27 तिया 8 हो गया, तो 3 की 4 हो गई है। 3 का 5 करें क्या, 81 तिया, 3 एकम 3, 8 तिया 24, 243, 243 की 3 से करो, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 7, अरे वाह 3 की पैटर्न है, तो 243 ही रहेगा आंसर, 3 के पैटर्न है। ओके, तो ये डिवाइड करके भी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट मल्टीप्लाई करके देखो ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 27, ये तो ये 3 3 से मल्टीप्लाई होके सीक्वेंस आ रही है आपकी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड NPE 1986, 6% ऑफ GDP, ये बात कोठारी कमीशन ने बोली थी। ग्रामशाला लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन यशपाल कमेटी ने बोली है, तो एक ही बचा ये ग्रामशाला वाली बात तो। ओके, तो 3 4 2 1 आंसर फर्स्ट हो गया। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वैदिक एजुकेशन। वैदिक एरा में एजुकेशन वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, ऐसा तो आई थिंक नहीं था। No fees was charged from student. Gurukuls were in pitiable condition as they didn't have any fixed grant from the state. स्टेट से ग्रांट तो नहीं थी, बट ये कंडीशन थी या नहीं हम एज सच नहीं बोलते हैं, देखते हैं। समवर्तन रिचुअल वॉज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन एजुकेशन। बुद्धिस्ट में तो हमने समवर्तन संस्कार सुना है, बट जैन का नहीं पता। ऑल स्टूडेंट्स आफ्टर देयर वैदिक, सो वैदिक एजुकेशन के बारे में तो नहीं है, तो बुद्धिस्ट और जैन एजुकेशन का हो गया संवर्तन संस्कार और उपसंपदा। आई थिंक संवर्तन ही आपका यहाँ है, उपसंपदा आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो ये गलत है जी। डी फॉर श्योर गलत है, अगर डी गलत है तो 2 स्टेटमेंट आउट हो गई आपकी। ऑल स्टूडेंट्स आफ्टर देयर वैदिक उपनयन रिचुअल्स आर कॉल्ड पबजा, नहीं पबजा तो बुद्धिज्म में है, तो ई भी नहीं आएगा। ई भी ये देखो कुछ भी ना पता हो तो भी चीज़ें सोल्व हो रही हैं, बी और सी आ जाएगा। कोई फीस नहीं लगती थी और कंडीशन ऐसी थी और क्योंकि उनके पास ग्रांट नहीं थी, सो ये दोनों चीज़ें ठीक हैं। तो ऑब्वियसली अगर ग्रांट नहीं थी तभी ये होगा, तो स्टेट के अंडर तो आते ही नहीं थे वो। ओके, तो बी और सी आपका आंसर हो गया। Okay, which of the following arrange the following in increasing order of degree of qualification। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ है, लिग्नाइट पिट सब, ये मैंने वीआईपी टॉपिक्स में कहीं तो ये क्वेश्चन करवाया था इस टाइप का आपको, ठीक है, बिटुमिनस एंथ्रासाइट, ठीक है, कि कितना कोल इनके अंदर रहता है। सो वो चीज़ के हिसाब से आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही रहेगा।
पीट सबसे पहले इनिशियल स्टेज होती है ऑफ फॉर्मेशन, एसेंशियली पार्शियली डीकेड ऑर्गेनिक मैटर विद लोवेस्ट कार्बन कंटेंट। देन आपका लिग्नाइट आता है जी, ब्राउन कोल भी इसको बोलते हैं, लो रैंक कोल रहता है विद हाई कार्बन, देन पीट बट स्टिल हाई मॉइस्चर। देन आपका सब बिटुमिनस आता है जो यहाँ सी ऑप्शन में है, देन बिटुमिनस, देन आपका एंथ्रासाइट। ओके, एंथ्रासाइट हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल होता है, हाईएस्ट कार्बन कंटेंट और लोवेस्ट इंप्योरिटीज इसमें देखने को मिलती है। Which one among the following gases has the highest global warming potential? Global warming potential हम CO2 के बेसिस पे देखते हैं, तो CO2 का आप 1 लगा के चलते हो अराउंड, ठीक है। उसके बाद मीथेन आता है, मीथेन का फॉर्मूला गलत है, ये CH2 तो एल्डिहाइड्स में होता है, ठीक है। सो ये मीथेन CH4, सो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आप सल्फर देख के भले ही कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि हमने सल्फर का बहुत पढ़ा, तो वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है जी, SF6, ना कि SO2। ये तो ग्रीन हाउस गैस में भी कंसीडर नहीं होता, तो आंसर आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ओके, फॉर मोटिवेटिंग एंड रेमेडियल पर्पजेज अ टीचर कैन बीट हर स्टूडेंट्स, नेवर, mildly beat, no, can give some light punishment, no, cannot beat her students, it is taken as crime obviously, ठीक है। मोटिवेट करने के लिए आप ये थोड़ी ना है कि पीट दोगे बच्चों को। ओके, बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज दैट कम इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन, सही बात है, उनको बैरियर्स बोलते हैं। दीज मे बी फिजिकल, मैकेनिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, किसी भी नेचर के हो सकते हैं, कोई भी टाइप का बैरियर, तो बिल्कुल ठीक है जी, स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सपोज यू हैव सेंट एन ईमेल मैसेज विद द फील्ड्स शोन एज, तो टू यानी वाई को आपने मैसेज भेजा है, यू और वी को सीसी किया है कार्बन कॉपी, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपने डब्ल्यू और एक्स को भेजी है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो एक्स को पता है कि मैसेज वॉज सेंट टू यू, हाँ, क्योंकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले ये देख पाएंगे कि किसको भेजा है और किसको सीसी किया है। ओके, सो यू नोज दैट द मैसेज वॉज सेंट टू वी, सीसी वाला पता होगा यू वाले को भी। देन डब्ल्यू नोज दैट मैसेज वॉज सेंट टू एक्स, नहीं, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है तो इनका आपस में नहीं पता होता, प्लस इनका सीसी वालों को भी नहीं पता होता। ओके, तो इनका किसी को नहीं पता होता, जिसने भेजा है उसी को पता है। सो डब्ल्यू नहीं पता डब्ल्यू को कि एक्स को भेजा है, वी को पता है कि वाई को भेजा है, वी को पता है कि वाई को भेजा है, ये बात ठीक है, क्योंकि सीसी वालों को पता है कि उनको भेजा है, मुझे सीसी किया है। वाई को पता है कि वी को भेजा है, वाई को पता है कि वी को, हाँ, वाई को भी पता है कि वी को भेजा, जिनको सीसी किया है। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट तो गलत हो गई जी, ABDE आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर है आपका। बस ये ध्यान रखो, कार्बन कॉपी वालों को आपस में नहीं पता, प्लस किसी और को भी उनका नहीं पता, लेकिन उनको आपस का नहीं पता पर बाकी सबका पता है किस किस को भेजा है। ओके, in a research context the act of plagiarism can be avoided by giving proper citation of sources, हाँ, crediting only the main author, only main author क्यों, आप फिर बाकियों को भी दो ना, जो भी ऑथर हैं उनमें आप उनको तो क्रेडिट देते हो। पैराफ्रेजिंग करेक्टली एंड गिविंग साइटेशन, ये बात ठीक है। पैराफ्रेजिंग ही वैसे तो गड़बड़ है, एक बार देखते हैं, चलो फर्स्ट तो ठीक है फॉर श्योर। रिप्लेसिंग द नेम ऑफ ओरिजिनल ऑथर, रिप्लेस थोड़ी करोगे। प्लेगरिज्म चेकर टूल आप यूज कर सकते हो, तो उससे भी उससे प्लेगरिज्म अवॉइड नहीं होगा, उससे आप चेक कर पाओगे कि कितना प्लेगरिज्म है। सो देखो, फर्स्ट ठीक है, ए आएगा, अगर ए आएगा तो ABE है या ACE है, ओनली नहीं बोलते हम, ओनली वाला गलत होएगा। सो ACE ही आंसर हमारा सही आएगा जी, ठीक है, ACE। In which waste disposal method hospital waste is incinerated, यानी at high temperature उसको हम जलाते हैं, in presence of air in a suitable constructed furnace, तो एक बड़ी सी भट्टी में हम बहुत हाई टेम्परेचर पे इनको जला रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन बोलेंगे या फिर पायरोलिसिस बोलेंगे या पल्वराइजेशन बोलेंगे, तो इंसिनरेशन बोलेंगे इसको, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन है। अगर एब्सेंस ऑफ एयर होगा तब हम क्या बोलेंगे वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, द रेशियो 5:4 इज इक्वल टू 125%। 125% मतलब 125 डिवाइड बाई 100, सो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ठीक बात है, ये तो 5:4 को दिखा रहा है ये। 3.5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ 250, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अगर ए सही है, ए सही है, ए सही है, ए सही है, ये गलत हो गया, ठीक है। अब ए के साथ
सी है या बी है या बी है? ओके हमें चेक करना पड़ेगा, हमें जो भी इनमें से इजी लगेगा वो हम चेक कर लेते हैं। 3.5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ 20 to 50%, यानी ये। सो 25, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 या 6 नहीं होगा, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 5 10, 2.5 से दर्शा सकते थे भाई हम, 3.5 नहीं, बी गलत हो गया। लो 16 ही हो गया, बी गलत है, तो ए और सी सही होगा हमारा। ठीक है, तो अब सी वाले को कंफर्म कर लो एक बार कि सही है या नहीं। Which of the following statements are such that they cannot both be false although they can both be true? वो दोनों साथ में false नहीं हो सकती, true हो सकती हैं। सो ए ई आई ओ, सो ये ए आई और ओ वाली स्टेटमेंट होती है जो दोनों साथ में गलत नहीं होंगी पर ट्रू हो सकती हैं, यानी सम और सम नोट की बात हो रही है। आंसर हमारा बी एंड सी आ जाएगा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट। आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, बुर्ज खलीफा, बिल्डिंग, स्काई क्रैपर। स्काई क्रैपर मतलब बहुत ऊंची बिल्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, बहुत ऊंची बिल्डिंग में आ गया आपका स्काई क्रैपर में बुर्ज खलीफा। सो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट जो दर्शा रहा हो, सो सबसे ज्यादा मेरिट में क्या आएगा? आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आपका एक ये आ गया, उससे पहले बिल्डिंग आ गई, तो आंसर आपका 4th आ गया। यानी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, उसमें बिल्डिंग, बिल्डिंग में स्काई क्रैपर यानी बहुत ऊंची बिल्डिंग आसमान छूने वाली, और उसमें फिर आपका बुर्ज खलीफा, यही आएगा जी। ठीक है, ये 4th। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। बोल सकते हैं अ पर्सन्स नीड फॉर कम्युनिकेशन इज एज स्ट्रॉन्ग एंड फंडामेंटल एज देयर नीड टू ईट, स्लीप एंड लव। ओके, हर किसी के लिए नहीं होता, बट हाँ स्ट्रॉन्ग तो होती हैं। चलो देखते हैं बाकी ऑप्शंस के हिसाब से। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन दैट हैपेंस विद इन, ये बात ठीक है। इंटरपर्सनल अकर्स बिटवीन टू पीपल विदाउट बीइंग फेस टू फेस, यूजुअली फेस टू फेस होता है इंटरपर्सनल। पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन अ मोर इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड सेटिंग। तो पब्लिक कम्युनिकेशन भी स्ट्रक्चर्ड सेटिंग में भी हो सकता है। ओके, देखो सी फॉर श्योर सही है और ए फॉर श्योर सही है। अब ए और सी के हिसाब से ऑप्शन ए की है, ए बी सी, तो हम ए बी सी के साथ ही जाएंगे। इंटरपर्सनल गलत हो गया क्योंकि फेस टू फेस की बात कर रहे हैं, विदाउट फेस टू फेस की बात कर रहे हो आप, और ये आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ज्यादा इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर्ड सेटिंग में ऐसा नहीं है। आंसर आपका ए बी सी आ गया। Peer interaction in a racially mixed classroom of an urban high school. ओके, ये रिसर्च मेथड है, ये रिसर्च स्टडी है। पियर इंटरेक्शन देख रहे हो आप। ओके, रेशियली मिक्स क्लासरूम में डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ इंटेलिजेंस अमंग मिडिल लेवल आपके ये स्कूल स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन ऑन साइंस अचीवमेंट ऑफ 9th ग्रेड स्टूडेंट, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोशल स्टेटस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो आप कौन सा इनमें से एक्सपेरिमेंटल है, कौन सा एथनोग्राफिक है, एक्स पोस्ट फैक्टो या फिर क्रॉस सेक्शनल? ओके, देखो जो चीज, अब देखिए इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टीवी, यानी वॉचिंग टीवी आप कम ज्यादा कर सकते हो। ओके, सो वॉचिंग टीवी वाला आपका एक्सपेरिमेंटल में जाना चाहिए। सी का 4th, क्या इससे आंसर सोल्व हो रहा है हमारा? देखो एक बार, पियर इंटरेक्शन को ये बोल रहे हैं रेशियली मिक्स क्लासरूम, तो ये एथनोग्राफिक रिसर्च बोल रहे हैं इसको। डेवलपमेंट पैटर्न की बात हो रही है, वो भी अमंग मिडिल लेवल स्कूल स्टूडेंट्स, तो मिडिल लेवल में कई क्लासेस आ जाएंगी, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गई। और इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोशल स्टेटस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ये लंबे टाइम तक आप चेक करोगे, नहीं इफेक्ट, सॉरी मुझे लगा लॉन्गिट्यूडनल की बात हो रही है, बट ये इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोशल स्टेटस। अब सोशल स्टेटस आप चेंज नहीं कर सकते, वो चीज जो है वो है, तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो हो जाएगा। ठीक है जी, सेकंड आएगा। ठीक है, बिल्कुल। Okay, which of the following statements are correct? Teaching is an interaction between better knower and a lesser knower. जिसको ज्यादा पता है वो सिखा रहा है, और जिसको थोड़ा सा कम पता है वो सीख रहा है। There should be corporal punishment, never. Teaching should be done only by upper class and upper caste people, never. Teaching develops insight in both the teacher and learner, ये बात ठीक है। Not everyone can be taught, so learning should be for intelligent students only, never. So आपका आंसर हो गया जी फर्स्ट और आपका डी। ए डी, तो हमसे क्या पूछा है? करेक्ट ही तो पूछा है, ए डी थर्ड रहेगा, ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, देन है आपका ये पैराग्राफ, इसको कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए, वीडियो को रोकिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। मैं हर एक क्वेश्चन के बाद 2-3 सेकंड का पोज दे दूंगी ताकि आप वीडियो को रोक पाओ। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन इज नॉट गिवन बाय द ऑथर, तो यहाँ पे पूछा है आपसे। ठीक है, तो कौन सी चीज यहाँ पे
पढ़ के भी देख सकते हो आप, आंसर हो गया थर्ड। ओके, देन है 47th क्वेश्चन, पढ़िए इसको, आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं पढ़ के करवा सकती हूँ सोल्व, बट उसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, सो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। आंसर हो गया फोर्थ। देन 48th का क्या रहेगा जी? आंसर रहेगा फर्स्ट। 49th, बाय सेइंग डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट बी डिपिक्टेड बाय जेंडर डिमार्केशन, आंसर हो गया फर्स्ट। What work does the author not wish to do to bring equality in the society? आंसर हो गया फोर्थ। ओके, सो ये 50 के 50 क्वेश्चंस आपके हो गए, और इसी के साथ हमारी ये जो सीरीज है ये जून 2026 के पेपर के लिए कंप्लीट हो गई है जी। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो। आप अगर एंड मोमेंट पे देख रहे हो तो बैक में चलो, 116वीं क्लास 15, 14, 13 ऐसे करके आप क्लासेस देखो, जितनी ज़्यादा आपसे हो पाए आप क्लासेस देख लो या इनसे नोट्स बना लो, ठीक है। PYQ से नोट्स कैसे बना सकते हैं वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, विल बी बैक विद दिस सीरीज आफ्टर द जून 2026 एग्जाम। ओके, तब तक के लिए इस सीरीज से टाटा बाय बाय, लेकिन बाकी जो अपनी क्लासेस हैं, मैराथन से जो बाकी चीज़ें आनी हैं चैनल पे वो आती रहेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर।